हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि आपको पता है कि हम अरिहंत का जो सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है उसमें हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हमारा डेली प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है ये स्पेशली केवीएस, एनवीएस और DSSS जैसे एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसका भी हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से। ठीक है, तो चलिए बी कॉन्स्टेंट फॉर योर गोल और कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 है सॉरी। गिवन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ। जो गिवन पैराडॉक्स होता है वो किसका एक्सेप्शन होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड का होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जैसे कि बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, जबकि गिवन पैराडॉक्स ये बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं है, लेकिन हम डिमांड के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इज। लॉ ऑफ डिमांड कैसा है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं बताता है एक्यूरेटली कि कितना, ठीक है, कितना चेंज देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें इलास्टिसिटी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या है? तो ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड डू नॉट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इट्स प्राइस। यानी कि किस टाइप के गुड्स का जो डिमांड है वो डिक्रीज नहीं करेगा जब उसके प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो किस टाइप के गुड होंगे कि जिसका प्राइस आप कितना भी बढ़ा लीजिए उसके डिमांड में कमी देखने को नहीं मिलेगी, या फिर उसके प्राइस को आप कितना भी कम कर लीजिए तो भी उसके डिमांड में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये होते हैं नेसेसरी गुड। ठीक है, जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कंफर्ट, लग्जरी, नेसेसिटीज। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 4 to 6। ठीक है, 4 to 6 में प्राइस चेंज हुआ है, यानी कि हमारा जो डेल्टा पी है वो है 2। नेक्स्ट है देन डिक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 15 यूनिट टू 10 यूनिट। मीन्स डेल्टा क्यू हमारे पास है 5। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाती है। इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला जो हमें पता है डेल्टा क्यू बाई, तो मैं क्लीन अप कर लेती हूँ थोड़ा सा। हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, मुझे पता है कि ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी अगर जितना बार आप लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। आप जितना बार लिखेंगे उतना ज़्यादा कम टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए बार बार लिखते रहने का हैबिट होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू हमारा कितना था? तो ये था 5। डेल्टा पी कितना था? 2। अगर हम लोग बोलेंगे इनिशियल प्राइस की, तो इनिशियल प्राइस था हमारे पास 4 और इनिशियल क्वान्टिटी थी हमारे पास 15। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि हाँ बिल्कुल। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे, ये आ जाएगा 3, जाएगा तो नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.20 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6। हाँ 6 है ना, 6 ये चलते ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 0.66। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को। इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट इज अ। जो इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो आर्क इलास्टिसिटी है वो 2 पॉइंट के बीच में, आर्क का मतलब ही होता है ये है ना, 2 पॉइंट के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का जो इलास्टिसिटी निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं बाय द आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी तो एक सिंपल एक पॉइंट का जो इलास्टिसिटी हम लोग निकाल रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्क इलास्टिसिटी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट इज। क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी हमें मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को कैसे मिल पाएगी? क्रॉस इलास्टिसिटी तो होगी ही ना, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में तो एक ही होता है प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इनकम चेंज बाय 20% एंड डिमांड चेंज बाय 40%। यानी कि हमारा इनकम चेंज हो रहा है 40% से, जिसके कारण से हमारे डिमांड में चेंज देखने को मिल रहा है 40%। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, फॉर ए कमोडिटी विथ ए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब वैल्यू क्या है, 1 है। इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज, ठीक है, प्राइस बढ़ गया है, देन द कंज्यूमर्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस कमोडिटी विल बी 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिटरी है ना, जितना इधर होगा मतलब जितना चेंज इसमें देखने को मिलेगा उतना ही प्राइस में देखने को मिलेगा, उतना ही चीज़ क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 तो नहीं दिया हुआ है, हाँ, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ये क्या जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर द गुड्स इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगी तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, है ना, क्या होती है, इन्फिनिटी, और वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.71। अच्छा, यहाँ पर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ही दे दिया गया है जो कि है 0.71। द डिमांड चेंज फ्रॉम 20 यूनिट टू 15 यूनिट, ठीक है, यानी कि डेल्टा क्यू हमें कितना देखने को मिल रहा है, 5, है ना, और एंड द न्यू प्राइस इज 10, यानी कि P1 P2 अगर हम लोग लिखते हैं मान लीजिए, तो जो हमारा P2 है मीन्स जो हमारा न्यू प्राइस है वो हो जाएगा हमारा 10, मतलब हमें P1 निकालना है ना, क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस, हाँ, हमें P1 ही निकालना है। तो यहाँ पर हमें Q1 और Q2 पता है, P2 पता है, तो P1 निकालना है, बस सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे तो निकल जाएगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। देखिए, ये ब्लैंक वाला एरिया ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, जो हमारा हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि फॉर्मूले को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स ED इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। हमें डेल्टा Q पता है कितना दिया हुआ है, कितना था वो 20 से 15 यूनिट हुआ था, मीन्स 5, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो डेल्टा P तो हमें नहीं पता है, हमें तो पता है कि इनिशियल प्राइस कितना था वो हमें नहीं पता है, और बाद का प्राइस कितना है, यानी कि बाद में जो प्राइस चेंज हुआ वो हुआ था 10। आगे अगर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल प्राइस हमारा कितना है, तो ये है, तो हमें निकालना है, और जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी है वो कितना था, वो था हमारा 20, और इधर में आएगा हमारा 0.71, है ना, 0.71 था। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 5 4 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.71 इक्वल टू P, और ये है 4P माइनस 10। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक तरफ कीजिए, फिर P को एक साइड कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा ये आ जाएगा 15.4, ठीक है, क्या आ जाएगा, 15.4। आप कैलकुलेट कीजिएगा, बिल्कुल सही ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी। थोड़ा सा स्पेस का यहाँ पर कमी हो जाता है ना, बहुत हौच-पौच सा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ये थोड़ा सा लेंथी है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइजेज, इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइजेज, तो क्या होगा, ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइजेज, ऑप्शन देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो, अच्छा, डिमांड कर्व में क्या चेंज देखने को मिलेगा ये पूछ रहा है। जैसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट गुड में चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उससे रिलेटेड गुड्स है वो, तो डिमांड कर्व फ्रॉम शिफ्ट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड डाउनवर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि वो रिलेटेड गुड्स का प्राइस बता रहा है। क्वेश्चन क्या था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 को, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be, in case of a straight line demand curve meeting the two axes, है ना, दोनों एक्सिस को वो टच कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को,
तो आपको बताना है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, यहाँ पर क्या होती है, तो ये तो वैल्यू 1 होती है ना, ऑप्शन नंबर 2 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है जिसके कारण से कैन रिजल्ट फ्रॉम, अच्छा ये रिजल्ट कैसे बना, और डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस एंड इंक्रीज इन इनकम, और रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए डिमांड कब बढ़ेगा आपका, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है, कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी इफ डिमांड इंक्रीज बाय 5% एंड इनकम इंक्रीज बाय 1%, 1% इनकम में चेंज हुआ जिसके कारण से डिमांड में 5% चेंज हुआ, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 को, द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द प्राइस चेंज शो द इलास्टिसिटी इज, जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ जबकि प्राइस क्या हो गया, चेंज हुआ, प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किस टाइप का गुड होगा, तो ये नेसेसिटी गुड होगा, है ना। हम लोग स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि प्राइस में चेंजेस होने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0, कोई इलास्टिसिटी नहीं है ना, चाहे प्राइस को कितना भी इधर उधर कर लो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, which factor generally keep the price elasticity of demand for a good low, लॉ नहीं होगा, ये लो होगा, ये क्वेश्चन ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया, ये लॉ लिख के यहाँ पर, which factor generally keep the price elasticity of demand for a good low, variety of uses for that good, its low price। देखिए अगर प्राइस कम होगा तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगी, ठीक है, लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसका प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि उसका प्राइस ऑलरेडी कम है, जब उसका प्राइस ऑलरेडी कम रहेगा तो उसकी डिमांड भी क्या रहेगी, मतलब ये एक टाइप का इन्फीरियर टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा द लो प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीज बाई 22%, ठीक है, the quantity demand fall by 25%, this indicate that the demand for hot dog is, क्या बोला है आपको, जो क्वांटिटी डिमांड है वो फॉल की गई है 20%, क्यों, क्योंकि प्राइस 20% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अच्छा तो ये कैलकुलेट नहीं करना, तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, जो इलास्टिसिटी मतलब इसकी कैसी होगी, दिस इंडिकेट दैट द डिमांड फॉर द हॉट डॉग इज, अगर आप ऐसे बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बता पाते हैं तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी मतलब इलास्टिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को, फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड डज डिमांड फॉल विद द राइज इन इनकम लेवल ऑफ हाउस होल्ड, फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड डज डिमांड फॉल, व्हाट टाइप ऑफ गुड डज डिमांड फॉल विथ राइज इन इनकम लेवल, अच्छा मीन्स आपका इनकम बढ़ गया है तो आपका डिमांड आप कम कर दिए हैं, जबकि जनरली तो हम लोग जानते हैं कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल लग्जरी इस टाइप के गुड्स के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है कि इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन आपका जो डिमांड है वो घट रहा है, तो वो किस टाइप के गुड के लिए होगा, तो ये इन्फीरियर गुड्स के लिए होगा, ठीक है। जब आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप सस्ते सामान को नहीं लेंगे ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स लाइक द बाजरा अ फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू, वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इन्फीरियर गुड्स है यहाँ पर मान लीजिए, है ना, यहाँ पर बाजरा का एग्जाम्पल लिया गया है, अ फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू, अगर उसका प्राइस फॉल हो जाता है तो मेक द डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट, रिड्यूस द डिमांड, इंक्रीज द डिमांड, या फिर चेंज द डिमांड इन एन अब नॉर्मल वे। तो देखिए यहाँ पर जो बाजरा है, बाजरा मीन्स जो इन्फीरियर गुड्स है उसका प्राइस अगर कम हो जाता है, प्राइस कम हो जा रहा है मीन्स उसी प्राइस पर लोग और भी प्रोडक्ट ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, मोमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व शो, जो मोमेंट होता है सेम डिमांड कर्व में वो क्या शो करता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो हमने पढ़ा है अपने बेसिक क्लासेस में ही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर टू, जो डिमांड फॉर ए कमोडिटी क्या रेफर करता है, डिज़ायर ऑफ ए कमोडिटी, बिल्कुल, नीड फॉर द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी,
या फिर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग, हाँ ये ज़्यादा सही जा रहा है, ये प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा है कि आपको ओनली डिज़ायर होने से नहीं होता, डिज़ायर होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, प्राइस के साथ आपकी सुटेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है डिमांड को। तो एक सर्टेन प्राइस पर आप एग्री हो रहे हैं, है ना, आप विलिंगनेस आपका बन रहा है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। सपोज द प्राइस ऑफ ए मूवी सीन एट अ थिएटर राइज फ्रॉम 120 पर पर्सन टू 200 पर पर्सन। ठीक है, द थिएटर मैनेज ऑब्जर्व that the rise in price lead to the fall in attendance at a given movies from 300 to 200% of a demand for movies। आपको निकालना है आर्क इलास्टिसिटी, मतलब आर्क मेथड से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब प्राइस था हमारा 120 तो 300 लोग देखते थे, और जब प्राइस हो गया है 200 तो अब देखते हैं ओनली 200 लोग ही देखते हैं। ठीक है, तो आपको आर्क मेथड से इलास्टिसिटी निकालनी है। तो हमें पता है आर्क मेथड क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 प्लस P2, यानी कि ये इनिशियल प्राइस और जो बाद में जो प्राइस चेंज हुआ है वो, देन Q1 प्लस Q2। फॉर्मूला में आप उसको पुट कीजिए। जो डेल्टा क्यू है वो कितना है हमारे पास, 100 है ना, ये 100 है हमारे पास। डेल्टा पी कितना है, तो डेल्टा पी हमारा हो जाएगा 200 माइनस 120 मीन्स 80। P1 प्लस P2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 320, और Q1 प्लस Q2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, 8 4 8, अच्छा ये नीचे में 5 भी है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 8, और इसको जब हम लोग 40 तो 32 डिवाइडेड बाई 40 ये आ रहा है ना। 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया और ऊपर में जो 32 था, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 0 को लगाएंगे तो 0.8 हमारा आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, आर्क मेथड से निकालना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 82 है, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अच्छा इन्फीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, तो इनकम इलास्टिसिटी के केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है ना। वैसे तो हम जानते हैं कि जो क्वांटिटी है मीन्स गुड्स और इनकम के बीच का जो रिलेशन है, इलास्टिसिटी है, वो पॉजिटिव होती है, लेकिन इन्फीरियर के गुड में नेगेटिव होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप इन्फीरियर गुड्स को छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, एक मिनट इसको कंप्लीट ले आती हूँ। 83 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है, डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी सच एज किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम एक्सेट्रा, नहीं ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं होता है। डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस सच एज रुपीज़ एंड डॉलर, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस सच एज, अच्छा वैल्यू ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। हाँ, प्राइस और क्वांटिटी का मेजर के जो मेजरिंग यूनिट है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका तो अपना यूनिट है। ठीक है, इसलिए ये प्राइस और क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में, इवन किसी भी इलास्टिसिटी में। क्वेश्चन नंबर 84, इन्फीरियर गुड्स हैव, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अभी तो हमने देखा इन्फीरियर गुड के साथ नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है इनकम की, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही किया था, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि इसकी ये परफेक्ट इलास्टिसिटी है, ये हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल डिमांड का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे 86 से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।